हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। आज का अपना टॉपिक है ब्रांचेस या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आप ब्रांचेस भी कह सकते हो या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हो। अब दोस्तों, आप लोग जो अकाउंटिंग पढ़ते हो, अगर आपने क्लास 12th पास किया अभी, तो आपने अभी तक केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है आज तक भाई साहब, ठीक है ना। बाकी अकाउंटिंग आपने देखी ना ही सुनी है। अभी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा होगा तो एक दो अकाउंटिंग और पढ़ोगे, बट अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। अब दोस्तों, ब्रांचेस कितने होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप करते आए हो। क्या करते आए हो, आज तक करते आए हो। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, हमारा बिजनेस अच्छा है कि नहीं है, हमारे बिजनेस में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो हम लोग करते आए ना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कुछ खास नहीं है, जो हम लोग करते हैं उसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। कि बिजनेस में चीजों को रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना, एसेट लायबिलिटी को पता करना, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। दूसरे आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या होता है भैया। कॉस्ट अकाउंटिंग वो बिजनेस करता है जो सामान को बनाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्योंकि अगर कोई सामान बन रहा है तो उसका हमको कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से करना चाहिए। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं किया तो सामान की कॉस्ट बढ़ सकती है, कॉस्ट घट सकती है, आपको नुकसान हो जाएगा। मान लो अगर ये डिजिटल पेन है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, ये जहां पे बनाया गया है, तो वहां पे अगर फैक्ट्री का कोई गार्ड भाई बैठा हुआ है ना, गार्ड, उस गार्ड की तनख्वाह भी इसमें जोड़ दी गई है। अगर उस फैक्ट्री में यार्ड है ना, यार्ड, उस यार्ड का जो खर्चा है ना, वो भी इसकी कॉस्ट में ऐड किया गया है। क्या किसकी मदद से, कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। कभी कभी कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसकी कॉस्ट निकालना आसान नहीं होता है, तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से किसी भी सामान की टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक बिस्कुट है, आपने बिस्कुट, पाई जी का बिस्कुट है, ठीक है, आपने उठाया और आपने एक बाइट खाई, एक बाइट खाई। अगर आप वाले जी फैक्ट्री वाले को बोलोगे ना कि भैया ये जो बिस्कुट मैंने खा लिया है, इसका कॉस्ट बताओ, तो वो भी आपको उसका कॉस्ट अकाउंटिंग करके बता देगा कि उतने का कितने का बिस्कुट है। एग्जैक्ट 110% सही बताएगा वो। कैसे, कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। तो भैया दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स इन असर्टेनिंग, मतलब पता करने में मदद करता है अपने को, क्या, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज का, ठीक है ना, बाय द इंटरप्राइजेस, जिससे कि हम सेलिंग प्राइस को पता कर सके अपने सामान की। अगर हमको कॉस्ट पता होगी तो सेलिंग प्राइस, सामान कितने का बेचना है, ये भी हमको निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कॉस्ट। अगर हमको खर्चे पता होंगे तो हम खर्चों के ऊपर कंट्रोल भी कर पाएंगे, बेफालतू के खर्चों पे, जो हमारे खर्चे एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ने जाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने दो अकाउंटिंग पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है ना। अब पढ़ने जाए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, इसके पहले आपने नहीं पढ़ा है, आपने आज तक केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको अभी बताया, जो कि आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स किसी भी सेमेस्टर में आपके बीकॉम के हो सकता है, ठीक है ना, और एमकॉम में भी हो सकता है। अब थर्ड आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, मैनेजमेंट हमारा जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी में काम करता है, भैया कौन कितना काम करा, अच्छे से काम करा कि नहीं करा, मैनेजमेंट हमारा अच्छा है कि नहीं, इसकी भी अकाउंटिंग की जाती है। तो दोस्तों, इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिफर टू अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। भैया मेकिंग, बिजनेस के अंदर जो भी हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम बिजनेस में काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन कैसे लेते हैं, क्या साइंटिफिक डिसीजन है कि अनसाइंटिफिक डिसीजन है, जिसके मतलब हम लोग बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया। मैनेजरियल डिसीजंस को, बिजनेस के अंदर डिसीजंस को जब भी हम लोग लेते हैं, तो डिसीजंस को लेने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इट हेल्प्स मैनेजमेंट, इससे मैनेजमेंट को मदद मिलती है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में बिजनेस के ऑपरेशंस को। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मान लो कि बिजनेस में कोई डिसीजन लिया गया, और डिसीजन लिया गया, वो काम खराब हो गया, नुकसान हो गया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग से चेक करेंगे कि जो डिसीजन लिया गया था, क्या वो डिसीजन सही से लिया गया था, उसके पीछे लॉजिक था कि नहीं था, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर आता है टैक्स अकाउंटिंग। भैया टैक्स हमको जब देना होता है, तो कितना टैक्स देना है, उसी को बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स को कैलकुलेट करने को ही टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। इफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर, जब अकाउंट्स बनाते हैं विद अ व्यू टू कंप्यूट द इनकम टैक्स, कि हमारा मेन काम ये होता है भैया इनकम टैक्स कितना पता कर सकें, सेल टैक्स कितना है, एक्साइज ड्यूटी कितनी है, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, आपकी भाषा में जीएसटी कितना है भाई साहब, ठीक है ना। यहाँ पे जीएसटी लिखा नहीं हुआ, बट आप जीएसटी लिख सकते हो कि भैया जीएसटी भी एक टाइप का टैक्स होता है, ठीक है ना। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसके हम लोग टैक्स अकाउंटिंग करते हैं। मतलब टैक्स को कैलकुलेट करना ही टैक्स अकाउंटिंग होता है। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। भैया समाज के प्रति भी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
ठीक है ना, वो क्या होता है चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, द सोसाइटी प्रोवाइड, हमारी सोसाइटी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, कैपिटल दे रही है, मजदूर दे रही है, बाकी फैसिलिटी प्रोवाइड करिए हमारे बिजनेस को। ये बिजनेस में जो भी चीजें वो कैसे हैं, हमारी सोसाइटी की तो हैं। दस इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द फॉलोइंग, हम एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे समाज के प्रति, हमारे एम्प्लॉयज के लिए, कि उनको अच्छी तनख्वाह दे, उनको फैसिलिटी दे, उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड करे, उनके बच्चों को फैसिलिटी, बच्चों में जो बच्चे जो काम करते हैं उनके बच्चों को हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी सब कुछ मिलता है। तो एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज के लिए अच्छा काम करें, अच्छी तनख्वाह दे, उनको अच्छी फैसिलिटीज दे, उनके बच्चों को हाउसिंग फैसिलिटीज दें। अब ये सारी कंपनी नहीं कर पाती है, कुछ कुछ करती है, कुछ कुछ नहीं करती है। ठीक है, कंज्यूमर्स को अच्छा क्वालिटी वाला सामान दे रिजनेबल प्राइस पे, अपने सामान के रिपेयर करवाने के शॉप्स प्रोवाइड के, सामान बेच के भाग ना जाए, सामान को रिपेयर करने की उसका शॉप्स भी होने चाहिए। जैसे सैमसंग का फोन खराब हो, इंडिया में पूरी दुनिया में कहीं भी आप बनवा सकते हो, हर जगह उसके सर्विस सेंटर हैं। ठीक है, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर होम डिलीवरी आपकी फैसिलिटी हो, एंड ओपन कंज्यूमर ग्रीवेंस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लोग बैठे हो आपका। ठीक है, फिर शेयर होल्डर है कि उनको अच्छा रिटर्न भी है उनके कैपिटल पे, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है और उनके पैसे से आप बिजनेस कर रहे हो, तो भैया उनको रिटर्न भी है, उनका पैसा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। एंड प्रोवाइड राइट शेयर और बोनस शेयर, राइट शेयर वो होते हैं जो शेयर हमारे होल्डर पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जब भी कंपनी नया शेयर इशू करती है पहले उनसे पूछती है, उसको बोलते हैं राइट शेयर। और बोनस शेयर जब कंपनी पैसा कमाती है, ज्यादा खूब प्रॉफिट कमाती है, तो उसको शेयरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर सोसाइटी यहाँ पे हो गया, सोसाइटी को कम्युनिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, कभी कभी बहुत सारे बिजनेसमैन स्कूल बना देते हैं, हॉस्पिटल बनवा देते हैं, ये सब भी होता है। ठीक है ना, ओके। फिर आता अपना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अगर इंसान ना हो बिजनेस के अंदर तो बिजनेस कैसे काम करेगा, ये मजदूर ना हो, एम्प्लॉय ना हो, कैसे काम करेगा। ठीक है, तो उनकी भी अकाउंटिंग की जाती है। देयर इज अ ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉय टू कंसीडर देयर वर्कर एज अ यूजफुल एसेट्स। आपको पता होना चाहिए बिजनेस का एक एसेट्स और होता है उसका एम्प्लॉय, उसके यहाँ जो काम करता है। तो भैया एक बिजनेस अपने हमेशा एम्प्लॉय का ध्यान रखता है, तो जब हमारी कोई एसेट्स है तो एसेट्स को हम मैनेज करेंगे ही करेंगे, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। भैया कब किसका प्रमोशन हो, ट्रेनिंग हो, ट्रांसफर हो, डिमोशन हो, डेवलपमेंट हो, सब कुछ डिसाइड करना होता है। इसमें गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयेशन इज एसेंशियल फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द एंटिटी। इट एम्प्लॉय आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपसेंट मारेगा। ठीक है ना, वो काम अच्छे, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो भैया इन सब, भैया बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय हमारे दुखी तो नहीं है बेचारे, डिमोटिवेट तो नहीं है, इन सब चीजों को चेक किया जाता है। इसकी भी अकाउंटिंग होती है कि बिजनेस के अंदर कितना लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, आ रहे हैं। अकाउंटिंग नहीं करेंगे, मतलब चीजों को पता नहीं करेंगे, तो हमको एम्प्लॉय खुश है, मोटिवेटेड है, डिमोटिवेटेड है, पता नहीं चलेगा। एक डिमोटिवेटेड एम्प्लॉय काम नहीं करेगा अच्छे से, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसकी अकाउंटिंग को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, फिर आता है इन्वायरमेंट अकाउंटिंग। भैया ये क्या होता है कि बिजनेस का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पाया है, इस बात की अकाउंटिंग की जाती है। मान लो एक फैक्ट्री जगी है, फैक्ट्री जगी है, फैक्ट्री से कितना धुआं निकल जाए, क्या वो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी पूरी अकाउंटिंग की जाती है। इसलिए फैक्ट्री जो खुलती है ना, वो कहाँ खुलती है, आउटर एरिया में खुलती है। फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अब तुम कहोगा ए सर ये क्या होता है, ये बहुत अच्छी अकाउंटिंग है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पे महंगाई बहुत ज्यादा आती, बहुत ज्यादा जाती है, मतलब महंगाई आती जाती रहती है, घर की बात है। तो दोस्तों होता क्या है वहां पे, जो भी कंपनी होती है ना वहां पे, वो अकाउंटिंग अपने खाते दो तरह से बनाती है। एक बनाती है नॉर्मल तरीके से, एक बनाती है महंगाई के हिसाब से। एक बनाती है नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से, एक बनाती है महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। महंगाई के हिसाब से उसका प्रॉफिट हुआ होगा मान लो 1 करोड़, और नॉर्मल के हिसाब से 1 करोड़ 50 लाख हुआ होगा। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों अपना आगे आते हैं ग्रीन अकाउंटिंग की कंपनी इको फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। इको फ्रेंडली हमारे समाज को फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जब गवर्नमेंट अपनी अकाउंटिंग करती है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो भैया 9 टाइप्स की हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है, 9 टाइप्स के, आपको मैंने डिटेल में बता दिया अच्छे से, सारे के सारे ब्रांचेस। अब दोस्तों यहाँ पे आपके क्या है, यूजर्स, ये है इंटरनल जो कंपनी के अंदर होते हैं, ये है एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर होते हैं। इनके नाम से ही आप समझ जाओगे, मैंने नीचे डिटेल में बताया हुआ है, उसको पढ़ लेना। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल यूजर को पूछेगा एग्जाम में कि इंटरनल किस में आते हैं, एक्सटर्नल किस में आते हैं, अगर एमसीक्यू आ जाएगा तो। ठीक है ना, और लिखने को आएगा तो आप तो पता ही है, आप तो एक्सपर्ट हो, हमसे भी तेज हो। इंटरनल में कौन कौन आता है भैया, इंटरनल में देख लो जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, एक्सटर्नल बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं। पहला प्रोप्राइटर या फिर ओनर, जो बिजनेस का मालिक है वो अंदर का है।
मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, वर्कर, शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब भैया बिजनेस के अंदर के हैं। कौन कौन बाहर का है? इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, फॉरेनर, रिसर्च स्कॉलर, बैंक, इंस्टीट्यूशन, कंपटीटर, टैक्सेशन, ये सब कुछ कौन है? ये लोग बाहर के हैं। ठीक है, इनके बारे में जन्म कुंडली डिटेल में दी गई है। ठीक है ना, तो आप इसको एक बार चाहो तो रीडिंग कर लेना, आपकी इच्छा है कौन कौन कहाँ कहाँ आता है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, ओके ठीक है, ये आपने यूजर्स को आप रीडिंग कर लेना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आता है लिमिटेशंस, भैया अकाउंटिंग की कमियां। अकाउंटिंग की कमियां क्या क्या होती हैं, बुराइयां कह लो। कोई भी चीज, इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। तो अकाउंटिंग की कमियां क्या क्या होती है? पहला कमी है कि अकाउंटिंग जो है वो कंसेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड है। ये कंसेप्ट क्या होते हैं? अभी ये चैप्टर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जिसको आप लोग गैप बोलते हो, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब अकाउंटिंग के नियम कायदे कानून। ठीक है ना, तो भाई सब अकाउंटिंग के नियम कायदे कानून जो होते हैं ना, उसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है। तो अगर कोई नियम की कोई कमी होगी, किसी नियम की कोई कमी होगी, तो भैया कमी आपके अकाउंटिंग में भी होगी ना। जैसे अकाउंटिंग एक नियम में कंसेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ये कहता है कि जो भी एसेट्स को परचेज करेंगे उसको हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। कि हमने मान लो कि ये पेन खरीदी 1,000 रुपए की, तो जिस दाम पे हमने उसको खरीदा है उसको इसी दाम पे रिकॉर्ड करेंगे। ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये कस्टम कंसेप्ट है भाई, पढ़ेंगे अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, कि जब भी कोई एसेट को परचेज करो तो उसके कॉस्ट प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करना। हमने इसको खरीदा 1,000 रुपए का, आज इस साल मैंने बिजनेस में दिखाया कि 1,000 रुपए का है, अगले साल कितने का दिखाएंगे? 1,000 का दिखाएंगे, उसके आगे साल 1,000 दिखाएंगे, बट एक्चुअल में इसकी दाम क्या हो चुकी होगी? घट चुकी होगी ना। तो यही तो कमी है कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में अगर कोई कमी होगी तो वो कमियां कहाँ दिखाई देंगी? अकाउंटिंग में भी दिखाई देंगी। तो पहला कमी आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ओके, फिर दूसरा है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। मान लो कि आपका बेटा है और दूसरे का बेटा है, झगड़ा हो गया, ठीक है, बट आप कहो कि आपका बेटा सही, दूसरे का बेटा गलत है। आपका पर्सनल जजमेंट कहा कि आपका बेटा सही, दूसरे का बेटा गलत है। तो जब अकाउंटिंग आप अपने जजमेंट से कहने लगोगे कि आपके हिसाब से ये सही है, आपके हिसाब से ये गलत है, तब अकाउंटिंग कहाँ से सही होगी? आपको जो लगता है सही, दुनिया को क्या लगता है उससे भी तो मतलब होना चाहिए। तो भैया जब पर्सनल जजमेंट घुसाओगे अकाउंटिंग के अंदर तो गलतियां तो होनी ही होनी है भाई साहब। आप कहोगे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक अप्रैल से 31 मार्च होता है, पर आप क्या बोलते हैं 1 मार्च से गिन रहे हो। तो भैया अपना जजमेंट नहीं घुसाना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग नहीं, नियम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है ना, ओके। फिर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में क्या होता है, चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है, इससे हमको बिजनेस की कभी भी ट्रू पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चल पाती है, क्योंकि बिजनेस में कुछ ऐसी एसेट्स होती है जिसकी वैल्यू होती है कम, बट दिखती है वो ज्यादा दाम पे। ठीक है, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, भैया बहुत बड़ी कमी अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते जो कि नंबर के फॉर्म में नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो अब कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो नंबर के फॉर्म में नहीं होती हैं, बट वो भी काम की होती है, बट हम लोग इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम लोग केवल क्वांटिटेटिव चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। तो भैया नंबर वाली चीजों को हम लोग, जो चीजें नंबर के फॉर्म में नहीं होती उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये भी एक कमी है कहीं ना कहीं। भैया सब रिकॉर्ड कर लो ना। फिर सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, भैया विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जब हम लोग अपने बिजनेस की पोजीशन को जो है उससे अच्छा शो करते हैं। हमारी पोजीशन खराब है पर हम कहें अरे भाई अपनी तो शान ही आन और बान है, मतलब कहने का मतलब ये है व्हेन वी आर शोइंग द बेटर पोजीशन व्हाट एक्चुअली इट इज, देन इट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। तो भैया इससे हम लोगों को धोखा होकर दे देंगे। तो भैया मानो हमारे बिजनेस लॉस में चल जाए, कोई कोई बैंक के पास में गए, बैंक पूछा आपका बिजनेस का कैसा है, हमने क्या कर दिया, चीजों को बहा बहा के दिखा दिया, इतनी एसेट्स है, इतनी ये है, इतनी ये है, और हमने धोखे से जो नहीं लिया, और कल को हम डूब गए तो बैंक के पैसा तो गया। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब जब अपनी पोजीशन को बेटर करके शो करते हैं ना, बेटर या फिर खराब भी दिखा सकते हैं, दोनों, बेटर भी दिखा सकते हैं और वर्स भी दिखा सकते हैं। किसी को खराब है अच्छी पोजीशन दिखाए, भैया अपना तो आटा गया एकदम, कहने का मतलब है चाहे बेटर दिखाओ चाहे बेकार दिखाओ, दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। इसमें हम किसी को चीट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब दोस्तों डेपिक्ट अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, कभी कभी अकाउंटिंग में हम लोग लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं जो कि एक्चुअली में होती नहीं है। मतलब हम लोग खूब प्रॉफिट कमाए हैं बट सरकार को दिखाए कि हम प्रॉफिट ही नहीं कमाए हैं, भैया हम तो लॉस में चले आए हैं। ऐसा सब लोग करता है, आपके घर में जो आसपास जो बिजनेस करते हैं ना वो सब लोग यही करता है कि सरकार से टैक्स की चोरी खुलेआम होती है। तो भैया अकाउंटिंग की मदद से लोग अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हैं।
जुगाए भी आके, तो ये भी एक कमी है अकाउंटिंग की। फिर नॉट सुटेबल फॉर फॉरकास्टिंग, हम लोग अकाउंटिंग से अंदाजा नहीं मार सकते। अंदाजा का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, आज हम 1 लाख कमाए तो कल क्या हम 1 लाख 50 हज़ार कमाएंगे, तो अंदाजा नहीं मार सकते कोई भी चीज, क्योंकि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन एक्चुअल नहीं होती है, ठीक है ना, वो हिस्टोरिकल कॉज पे बेस्ड होती है, ठीक है। अब दोस्तों लिमिटेशन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में दे दिया हुआ है, और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब कि अगर महंगाई आई है महंगाई जाई है, महंगाई आने जाने का जो असर होता है ना, वो अकाउंटिंग में नहीं दिखता है, बट उसका असर अकाउंटिंग में होता है। बात समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर महंगाई आई है महंगाई जाई है, सामान का दाम घट या बढ़, तो उसका असर अकाउंटिंग में होना चाहिए, बट वो असर हमें अकाउंटिंग में दिखाते, उसको इग्नोर कर देते हैं। महंगाई आई गई, अकाउंटिंग में कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो ये भी तो बहुत बड़ी कमी है। ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया है। एंड अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट होगा तो अकाउंटिंग तुम कितना भी कर लो कोई फायदा नहीं है। और बाकी पॉइंट्स आपके ऊपर वाले सेम है, मैंने यहाँ पे दिया पॉइंट्स में, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, अभी तक हमने जितने भी फीचर्स पढ़े हैं वो क्वांटिटेटिव फीचर्स थे, कितने थे? क्वांटिटेटिव। अब ये जो फीचर्स है वो क्वालिटेटिव है, मतलब जो फीचर नंबर्स के फॉर्म में नहीं होते हैं। पहला आपका है रिलायबिलिटी, मतलब आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, मतलब कि ये बायसनेस नहीं होता है, मटेरियल्स में कुछ गलतियां नहीं होती हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मींस वेरीफिएबल। ये वे अगर अकाउंटिंग में लिखा हुआ है कि 2 लाख का एसेट्स बेचे हैं, तो तुक्के में नहीं बोल रहे हैं, 2 लाख का एसेट्स बेचे हैं, पैसा आया है, एसेट्स गया है, इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा रेलेवेंस, मतलब अकाउंटिंग के अंदर हम लोग वही चीजें करते हैं जो हमारे काम की होती हैं, जो काम की नहीं होती उसको हम लोग करते ही नहीं है। रेलेवेंट चीजें कहते हैं ना कि काम की चीज क्या करो, बेफालतू चीज क्या करते रहते हो, तो अकाउंटिंग के अंदर हम लोग केवल वही चीज करते हैं जो हमारे यूजर्स की काम की होती हैं, ठीक है ना। तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, भैया अकाउंटिंग हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं कि लोगों को चीजें समझ में आ सकें। लोगों जब भी हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, नीचे उसके नरेशन लिखते हैं कि बेचा गया खरीदा गया, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती वो इंसान भी उसको पढ़ के समझ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट प्रेजेंटेड, उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि वो आसानी से लोगों को समझ में आ सके। फिर कंपेरेबिलिटी, कि चीजों को आसानी से कंपेयर किया जा सके, ठीक है ना। ये आपका होगा 4 क्वालिटेटिव फीचर्स। एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, एमसीक्यू आएगा तब, ये ठीक लिखने को आएगा तो आप तो भैया हो ही, ठीक है। फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग, ये बस आपको नाम याद करना है, बस नाम याद करना है कि अकाउंटिंग का रोल क्या क्या। अब ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हो, एडवांटेज पढ़ चुके हो, तो रोल को पढ़ के क्या ही उखाड़ लोगे। पहला अकाउंटिंग का काम होता है कि रोल एज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस अच्छा है कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। बिजनेस की तबीयत खराब है, लॉस हो जाए, कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से। दूसरा रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से। तीसरा एज अ सर्विस एक्टिविटी, अकाउंटिंग क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी, एक काम है, ठीक है। और रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अगर हमको कोई भी पुराना चिट्ठा चाहिए, कब 2005 में हमने एसेट बेचा था, उसका रसीद क्या हो, आज भी रखे हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है कि नहीं, सबूत, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग का रोल होता है, ठीक है। तो भाई साहब हमने बहुत ही मशक्कतों के बाद में अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। होप कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, एंड आप लोग चाहोगे तो वीडियो को लाइक भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करोगे। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए कॉमर्स सेशन की ऐप को डाउनलोड करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये नई ऐप है, एंड कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, सीधे नंबर से बात भी कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए। कोर्स को ज्वाइन करने के नंबर पे कॉल कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, एंड कोई डाउट है तो कंसल्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड पूछिए, बैठिए मत, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए हमारे पास में कंप्लीट कॉमर्स के कोर्सेज हैं, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो एमकॉम हो, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीसीए हो, ठीक है। सेमेस्टर के भी है, एंट्रेंस के भी हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।